ओके, तो आज अपने जो टॉपिक करेंगे वो है अपना माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, जो जीएनएम के अंदर भी आता है और बीएससी नर्सिंग के अंदर भी आता है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के अंदर भी माइक्रो का एग्जाम होता है। तो माइक्रो के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट रहते हैं थ्योरेटिकल टाइप के, उन सब का अपने जिक्र करेंगे, ठीक है। और ये आपको सारी चीज़ें मिल रही है सिंह नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, क्योंकि अपना ऑनलाइन भी कोर्स चल रहा है और ऑफलाइन के अंदर भी चल रहा है, सब्जेक्ट भी अपने इसके अंदर करवाते हैं। तो सबसे पहले अपने माइक्रो बायोलॉजी की बात करें कि माइक्रो बायोलॉजी क्या है। तो माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर अपने उन माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, उन सूक्ष्म जीव की स्टडी करते हैं जिन्हें अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये पैथोजेनिक भी होते हैं और नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी होते हैं, ठीक है। तो पैथोजेनिक वो होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं और नॉन पैथोजेनिक वो होते हैं जो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करते। क्लियर। तो सबसे पहले इसके अंदर देखा जाए कि माइक्रोबायोलॉजी किसने दी थी या किसने स्टडी की थी। तो माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं वो है लुईस पास्चर। कौन है? लुईस पास्चर। तो इनसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुईस पास्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। क्लियर भी। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर जो लुईस पास्चर जी का कंट्रीब्यूशन है, तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि इन्होंने कोइंड वैक्सीन की खोज की थी, ठीक है। लाइव वैक्सीन की सबसे पहले इन्होंने ही खोज कर दी थी माइक्रो में। उसके बाद इन्होंने कोलेरा की खोज की। किसकी? कोलेरा की। क्लियर भी। और इन्होंने जर्म थ्योरी दी। कौन सी? जर्म थ्योरी दी थी लुईस पास्चर जी ने। और माइक्रोस्कोप से भी इन्होंने माइक्रोब्स की स्ट्रक्चर की खोज की थी। रॉबर्ट जो कोच है, रॉबर्ट हुक है, उनके साथ मिलके, ठीक है। तो इस प्रकार इनका ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कोइंड वैक्सीन, लाइव वैक्सीन जितनी भी है, जर्म थ्योरी की, जर्म किस प्रकार पनपते हैं, किस प्रकार वो इन्फेक्शन कोज करते हैं, ठीक है अभी। तो इन्होंने बहुत सारा काम किया, इसलिए इनको क्या बोल दिया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। दूसरा अपने देखते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अगर बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी के फादर है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन थे? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन बाद में आपको पता है रॉबर्ट कोच आए। कौन आए? रॉबर्ट कोच। तो बाद में रॉबर्ट कोच को क्या बोल दिया, फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। तो फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के कौन रहेंगे? रॉबर्ट कोच रहेंगे। क्लियर। उसके बाद एक जो साइंटिस्ट और आए जिन्हें क्या बोल दिया, जोसेफ लिस्टर आए। इनको क्या बोल दिया, फादर ऑफ एसेप्टिक सर्जरी के फादर कौन थे? तो वो कौन से हो जाएंगे? जोसेफ लिस्टर जी हो जाएंगे। क्लियर। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपने बात करेंगे कि बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरिया, तो अगर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है बैक्टीरिया है, इसका साइज होता है 0.5 से लेके 20 म्यू एम तक का होता है। ध्यान रहे, बैक्टीरिया का साइज है वो हमेशा म्यू एम, माइक्रोन मीटर के अंदर ही मेजर किया जाता है। तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जैसे मान के चलो, इसका जो ओवरऑल बैक्टीरिया के अगर स्ट्रक्चर की बात है, साइज कितना होता है, तो 0.5 से लेके 20 माइक्रोन मीटर का रहता है। क्लियर। अब ये कह रहे हैं कि अपनी जो आइज की जो रिजोल्यूशन पावर है वो होती है 200 माइक्रोन मीटर की, ठीक। कि 200 माइक्रोन मीटर से छोटी स्ट्रक्चर है वो अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। इसलिए बैक्टीरिया की तो बहुत छोटी स्ट्रक्चर है, तो इसको देखने के लिए अपने किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का। किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का। क्लियर। तो अब सबसे पहले अपने बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। क्लियर।
तो मान लो ये कोई बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है, ठीक। अब आपको पता है इससे क्या बोल देंगे, आउटर सेल वॉल, सेल वॉल बोल दिया, ये बोल दिया इनर सेल वॉल, क्लियर भी। अब इसके ऊपर इस प्रकार क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे, ये तो दिखेगा नहीं कलर आपको, ये कलर कर देते हैं, इस प्रकार छोटे छोटे फिंगर लाइक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस प्रकार छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को अपने क्या बोल देंगे भाई, इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को अपने बोल लेंगे पिलाई या फिर फिम्ब्रियाई, क्या बोलेंगे, पिलाई या फिम्ब्रियाई। और इन पिलाई या फिम्ब्रियाई या ये बनी होती है पिलीन प्रोटीन की, किसकी बनी होगी, पिलीन प्रोटीन की, ठीक। अब इन पिलाई का काम क्या है कि जैसे ही बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो ये अपनी सेल के साथ, होस्ट सेल के साथ चिपकने का काम करेगा। और दूसरा ये जो पिलाई है ये क्या करती है भाई, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे भी एसोसिएटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनसे क्या है आपस में कंटेंट को भी एक्सचेंज कर लेते हैं, क्लियर। उसके बाद इसके अंदर और बात करें कि जो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल होती है, ये आपको पता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर अलग होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अलग होती है, इनका भी अपने जिक्र कर लेंगे। तो इसके अंदर एक इस प्रकार की क्या होती है, इस प्रकार के मल्टी लेमिनेटेड होकर यहां से एक स्ट्रक्चर बनती है इस प्रकार। तो ये अंदर वाली जो ये स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है अंदर वाली, इसे अपने क्या बोल देंगे, रेस्पिरेटरी चेन, रेस्पिरेटरी चेन बोल देंगे। और ये मल्टी लेमिनेटेड होके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है, इसे बोलेंगे मिजोसोम, मिजोसोम। क्यों, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन जो होता है वो अपने अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, मिजोसोम करता है। कौन करेगा, मिजोसोम, क्लियर। और ये इसकी रेस्पिरेटरी चेन आ गई। अब इसके अंदर आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस वगैरह तो होता नहीं, ओनली न्यूक्लियोइड्स होते हैं। जो न्यूक्लियोइड्स हैं वो क्या इस प्रकार फरी घूमते रहते हैं, ठीक है। अभी न्यूक्लियोइड्स है वो इस प्रकार फरी घूमते रहते हैं। इन न्यूक्लियोइड्स के अंदर डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होते हैं, क्लियर भाई। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर से एक स्ट्रक्चर निकलती है इस प्रकार की, अंदर से इस प्रकार लॉन्ग फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर निकलती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, क्या बोलेंगे, फ्लैजिला, फ्लैजिला। ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। इसका काम होता है लोकोमोशन, किसका, लोकोमोशन। ये क्या काम करता है, मूवमेंट करवाता है बैक्टीरिया को, क्लियर भाई। तो आपको अगर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पूछे तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर बना देना, और इसके अंदर क्या क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल कंपोजिशन है वो बता देना, ठीक है। आउटर सेल वॉल होती है, इनर सेल वॉल होती है। सेल वॉल का काम क्या है कि एक तो बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन करती है, केमिकल प्रोटेक्शन देती है। दूसरा ये दूसरे बैक्टीरिया से क्या करेगी, जो भी इसे मटेरियल लेना है उसका अब्जॉर्प्शन वगैरह भी कर लेती है। एक रेस्पिरेटरी चेन होती है, एक बीच में मिजोसोम इसके अंदर पाया जाता है। फ्लैजिला है, उसका क्या काम होता है देख लेना है। फिम्ब्रियाई है वो या पिलाई है वो पिलीन प्रोटीन की बनी होती है, जिसका काम क्या है, अडेशन का, किसका, अडेशन का, अटैचमेंट का काम होता है, किसका, पिलाई का भी, ठीक है भी। तो इस प्रकार के कुछ केमिकल स्ट्रक्चर है वो आप इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में आपको याद रखना है, और ऐसा डायग्राम आए तो आप बना भी देना, क्लियर भी। उसके बाद अगर अपने और बात करें कि इसके अंदर क्या होता है, तो सेल वॉल की बात करें, किसकी, सेल वॉल की। अब आपको पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो अलग अलग है। जैसे एक तो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कौन सा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है अभी। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इसकी सेल वॉल बनी होती है पॉलीपेप्टोन की, किसकी, पॉलीपेप्टोन की, ठीक है अभी। और ये जो सेल वॉल है ये क्या होती है, थिक होती है, क्या होती है, थिक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की। पॉलीपेप्टोन की बनी होती है, मतलब प्रोटीन की भी बनी होती है ये, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकॉन भी बोल देते हैं इसे, क्या बोल देते हैं, पेप्टिडो
ग्लाइकन भी बोल देते हैं, ठीक है अभी, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल बनी होती है, ठीक है अभी। और उसके बाद अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो इसके सेल वॉल के अंदर एक पाया जाता है टेकोइक एसिड। कौन सा एसिड? टेकोइक एसिड पाया जाता है। और इस टेकोइक एसिड का काम क्या है कि ये बैक्टीरिया को एंटीजेनिक पावर देता है। क्या देगा? एंटीजेनिक पावर देगा बैक्टीरिया को टेकोइक एसिड। क्लियर भी। लेकिन वहीं ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो इसकी सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होगी? इसकी सेल वॉल बनी होती है पॉलीसेकेराइड की। किसकी? पॉलीसेकेराइड की। और ये क्या होती है? अभी थिन होती है, ठीक। और इसके अंदर जो टेकोइक एसिड है वो एब्सेंट होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर टेकोइक एसिड एब्सेंट होता है, इसलिए इसकी एंटीजेनिक पावर वीक होती है। लेकिन इसके जो सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव की, इसके अंदर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होने की वजह से इसकी जो वीरुलेंस पावर है, वीरुलेंस पावर जो जिसे पैथोजेनिक पावर बोलते हैं, डिजीज कोज करने की क्षमता बोलते हैं वो, या फिर इसे पायरोजेनिक पावर, पायरोजेनिक पावर मतलब फीवर कोज करने की जो इसकी एबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। क्लियर भी। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है इसका अपने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन है वो कर देना। मीजोसोम मैंने बता दिया, पिलाई फिम्ब्रियाई बता दिया, इसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं, न्यूक्लियोइड्स होते हैं, ठीक है भाई। ये सारी चीजें अपने को अगर बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पूछ ले तो इतनी सारी चीजें अपने को उसके अंदर लिखनी होती है। क्लियर भाई। अब आपको पता है कोई भी बैक्टीरिया है वो बना किससे होता है? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, ठीक है भाई। इस प्रकार थोड़ा सा डिफरेंस भी है, वो अपने इसके अंदर जिक्र नहीं करना। क्लियर भाई। उसके बाद अगर अपने और बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अपने पास आता है एक बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के बाद जो आएगा माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप। क्या है? माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप क्या क्या है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के अगर स्कोप की बात करें कि स्कोप क्या क्या है माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी स्कोप ए तो ये डायग्नोसिस करने के काम आता है, डायग्नोसिस, ठीक है। कोई भी डिजीज का अगर अपने को डायग्नोज करना पड़े तो अपने क्या है इंजेक्शन वगैरह लगा के उससे डायग्नोज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे स्पुटम अगर आपको एग्जामिनेशन करना है, स्पुटम एग्जामिनेशन करना है, यूरिन एग्जामिनेशन करना है, तो ये टेक्निक इसकी है डायग्नोसिस टेक्निक है। तो डायग्नोज है वो अपने दो प्रकार से करते हैं। एक तो होता है इन विट्रो टेस्ट, ठीक है। एक होता है इन वीवो टेस्ट। एक तो होता है इन विट्रो टेस्ट, एक होता है इन विवो टेस्ट। जो इन विट्रो टेस्ट है उसके अंदर अपने क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब के अंदर करते हैं। जितना भी अपने स्लाइड ले ली, या तो स्लाइड के ऊपर करेंगे डायग्नोसिस का, या फिर टेस्ट ट्यूब से करते हैं। और इन विवो है उसके अंदर अपने क्या करेंगे? लिविंग टिश्यू के अंदर ऑर्गेनिज्म इंसर्ट करके, जैसे मान लो एमटी टेस्ट, मोन्टॉक्स टेस्ट होता है ना भाई, मोन्टॉक्स टेस्ट होता है, ठीक है। तो मोन्टॉक्स टेस्ट है, उसके क्या करते हैं अपने 0.1 ml लेके अपने इंट्राडर्मली जो है ना पीपीटी प्यूरिफाइड प्रोटीन ड्राइवेटिव, पीपीडी प्यूरिफाइड प्रोटीन ड्राइवेटिव 0.1 ml लेंगे, ठीक है। वो कौन सा हो जाएगा अपना? लिविंग टिश्यू के अंदर एग्जामिनेशन हो जाता है, तो उसे क्या बोल देंगे? इन विवो। तो इन विट्रो और इन विवो दोनों रिएक्शन अलग अलग होती है। उसके बाद अगर बात करें एंटीजन आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई एंटीजन की, कोई भी बॉडी के अंदर कौन सा एंटीजन गया है, किस एंटीजन से इन्फेक्शन हुआ है, तो उस एंटीजन को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। तीसरा एंटीबॉडी फाइंडिंग। कई बार क्या होता है कि जैसे एंटीजन जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनती है, तो एंटीबॉडी बनती है तो उस एंटीबॉडी को फाइंड आउट करने के लिए भी अपने क्या है माइक्रोबायोलॉजी यूज करते हैं, ठीक है। अभी फिर है एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन, क्योंकि जब तक अपने को बैक्टीरिया क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं होगा कि ये डिजीज कौन से बैक्टीरिया से हुई है,
तब तक अपने क्या करते हैं, उसको एंटीबायोटिक नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही अपने को पता चल जाएगा कि ये बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी का है और इसके ऊपर कौन सी एंटीबायोटिक काम करती है, तो एंटीबायोटिक जो है बनाने के लिए भी अपने को माइक्रोबायोलॉजी का सहयोग चाहिए होता है। ठीक है, फिर अगर बात करें अपने और वैक्सीन फॉर्मेशन, वैक्सीन फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि अपने को पता है पहले तो अपने को स्टडी ये करनी पड़ेगी कि भाई डिजीज बैक्टीरिया से हुई है या वायरस से हुई है, फिर उसको किस प्रकार अपने प्रिवेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रिवेंशन आपको पता है, इम्यूनाइजेशन करते हैं ना, तो उसके अंदर जितनी भी वैक्सीन होती है तो वो किससे आइडेंटिफाई होगी, वो आइडेंटिफाई होगी कि अपने को माइक्रोबायोलॉजी का पहले ज्ञान होगा। तो फिर अपने और माइक्रोबायोलॉजी का अगर और स्कोप देखें तो आपको पता है रिसर्च में भी काम आती है, रिसर्च के अंदर भी माइक्रोबायोलॉजी काम आती है। तो अगर स्कोप आए माइक्रोबायोलॉजी के तो ये 5-6 स्कोप है, ये लिख देना, इनके अंदर एक एक 2-2 लाइन है वो आप लिखते जाना, जिससे आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी अगर किसी को नोट्स भी चाहिए तो मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है भी, अपने नोट्स है वो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी इनकी। ठीक है भी, अब उसके बाद अगर और बात करें कि माइक्रोबायोलॉजी के बाद जो बैक्टीरियोलॉजी था, तो बैक्टीरियोलॉजी के अंदर आता है रॉबर्ट कोच। कौन आता है, रॉबर्ट कोच। ठीक, तो रॉबर्ट कोच के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रॉबर्ट कोच है वो कौन थे, इनका क्या क्या योगदान रहा है। ठीक है अभी तो तेरा काम कर ले भाई, मैं तो पढ़ाने लग रहा हूं। हाँ ठीक है, अब देखो रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच आपको पता है बैक्टीरियोलॉजी के पिताजी थे। ठीक, तो इनके दो चीजें थी, एक तो कोच फिनोमिना, कौन सा, कोच फिनोमिना, और दूसरा इनका था कोच पोस्टुलेट, कोच पोस्टुलेट। ये दो चीजें इसकी थी रॉबर्ट कोच की, कि एक तो कोच फिनोमिना और दूसरा है कोच पोस्टुलेट। तो सबसे पहले अपने कोच फिनोमिना की बात करें, कोच फिनोमिना बोलो या फिर एएसटी टेस्ट करते हैं ना, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, वो मान लो, या फिर एमटी टेस्ट का बेहतर, मोन्टॉक्स टेस्ट जो टीबी के लिए किया जाता है, उसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल है। इन्होंने क्या बोला कि कोच फिनोमिना में इन्होंने क्या बोला, फिनोमिना में इन्होंने बोला पहले में कि 0.1 ml पीपीडी, पीपीडी बोले तो प्यूरिफाइड प्रोटीन ड्राइवेटिव, कि प्यूरिफाइड प्रोटीन ड्राइवेटिव लेंगे और इंजेक्ट इंट्राडर्मली इन दी फोरआर्म, कि 0.1 ml पीपीटी लो, प्यूरिफाइड प्रोटीन ड्राइवेटिव लो, और उसको आप इंट्राडर्मल, क्योंकि बीसीजी हुई, एमटी टेस्ट हुआ, ये इंट्राडर्मली लगते हैं। ठीक है, इंट्राडर्मली आपने क्या कर दी, इंजेक्ट कर दी। ठीक है, असेस आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटे के बाद अपने इसको असेस करना है। ठीक है भाई, इफ फॉलोइंग साइन इज present at the injection site, then case will be positive। अब इन्होंने क्या बोला कि आपने इंट्राडर्मली इंजेक्ट तो कर दी 0.1 ml पीपीटी, अब आपको 72 घंटे बाद देखना है। 72 घंटे बाद अगर देखा जाए तो वहां पे क्या क्या ऐसे साइन आएंगे जिससे आपको पता चले कि केस क्या है, पॉजिटिव है। अगर वो साइन नहीं आ रहे तो अपना केस क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक, तो सबसे पहला साइन आएगा इंड्यूरेशन ऑफ 10 mm। ठीक है, कि जहां इंजेक्शन लगाया वहां पे उस एरिया के ऊपर क्या 10 mm एरिया के ऊपर क्या आ गई, स्वेलिंग आ गई। ठीक है, जैसे मान लो ये अपने यहाँ पे लगा दिया तो 10 mm एरिया में क्या है, इंड्यूरेशन हो गया, वहां पे स्वेलिंग, वहां पे पेन,
वहां पे आपको पता है रेडनेस, वहां पे वार्म हो जाएगा वहां पे एरिया, और दूसरा क्या है, एक है फंक्शनियोलोसा। फंक्शनियोलोसा मतलब जहां पे आपने इंजेक्शन लगाया है उस टिश्यू का, उस साइड का फंक्शन भी क्या हो जाए, वीक हो जाए। अगर इतने साइन अगर आ रहे हैं, 10 mm ड्यूरेशन में स्वेलिंग आ गई, पेन हो गया, रेडनेस, वहां पे वार्म, इन्हें डोलर, कलर, रोडर ऐसे भी वर्ड बोलते हैं, इन्फ्लामेशन के साइन है ये, ठीक है। और वहां पे वार्म हो गया, वहां से फंक्शनियोलोसा हो गया उतना एरिया, तो अपने केस क्या मानेंगे, पॉजिटिव। अगर ये न आया तो केस क्या है आपका, नेगेटिव। तो ये सारा अपना क्या है, कोच फिनोमिना है। क्लियर भी, समझ गए? ना समझे तो एक बार रिपीट करके भी देख लेना। अब उसके बाद है कोच पास्टुलेट। कौन सा है, कोच पास्टुलेट। जो कोच था, रॉबर्ट कोच, इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया डिजीज किस प्रकार फैलाते हैं। तो इन्होंने दो चीजें बोली, ठीक है। इन्होंने दो चीजें बोली। क्या बोली कि पर्टिकुलर डिजीज कॉज्ड बाय पर्टिकुलर एंटीजन, कि पर्टिकुलर डिजीज है वो किससे कॉज होगी, पर्टिकुलर एंटीजन से। दूसरी बात इसने बोल दी कि पर्टिकुलर एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट पर्टिकुलर एंटीजन, ठीक है। कि पर्टिकुलर डिजीज है वो पर्टिकुलर एंटीजन से होगी। टीबी है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ही होगी। टाइफाइड है तो साल्मोनेला टाइफाई से ही होगा। ऐसे नहीं है कि साल्मोनेला टाइफाई ने क्या कर दिया, कोलेरा कर दिया, और विब्रियो कोलेरा ने क्या कर दिया, टीबी कर दिया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि पर्टिकुलर जो एंटीजन बॉडी में एंटर किया है उसके अगेंस्ट क्या है, पर्टिकुलर ही एंटीबॉडी बनेगी सेम, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। अभी ऐसे नहीं है कि टीबी वाला बैक्टीरिया एंटर किया है और आपको पता है सिफिलिस वाली एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट बन गई, ऐसा नहीं है। तो ये दो बातें इन्होंने बोल दी। तो एक आपको पता है, आप जैसे ही वहां पे खड़ा था वो बोला जी मेरे को तो एक्सपेरिमेंट करके बताओ। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस प्रकार कि assume that microorganism present at the site of infection, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इन्फेक्शन वाली साइट के ऊपर प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो किसी के लंग्स में इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली लंग्स के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, ठीक। इन्होंने क्या बोला, isolate the microorganism and culture it। इसने क्या बोला, जैसे मान लो ये है पर्सन ए, पेशेंट ए, ठीक है। अभी जिसको क्या हो रखा है, टीबी हो रखी है, क्या हो रखा है, टीबी इसको हो रखी है, ठीक है। अभी अब इसने क्या बोला कि इसको अगर टीबी है, इसके अंदर टीबी है तो डेफिनेटली लंग्स के अंदर अगर पल्मोनरी टीबी है तो लंग्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा। इसको यहां से क्या कर लो, आइसोलेट कर लो और इसको क्या करवा लो, कल्चर करवा लो। इसको क्या करवा लो, कल्चर करवा लो इस पेशेंट से निकाल के, ठीक। आइसोलेट द माइक्रोजम एंड कल्चर इट। अब इन्होंने बोला कि कल्चर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल। अब इसने क्या बोला, अब इन्होंने बोला कि एक पेशेंट ऐसा, एक बंदा ऐसा लेके वो जो क्या है बिल्कुल हेल्दी है, जिसके ऊपर अपने को एक्सपेरिमेंट करना है। तो मान लो ये आ गया बंदा अपने पास
बी नंबर का। किस नंबर का? बी नंबर का। इस बी नंबर वाला हेल्दी बंदा है, इसके अंदर ये कल्चर किया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवा दो। क्लियर? फिर ने क्या बोला, नाउ वी कैन सी दैट, जो भी सा लगाओ तो सा लगा देना, दैट experimental animal show similar sign symptom as former animal। क्या बोला कि जैसे आपने ये कल्चर करवा के इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया हेल्दी बंदे के अंदर, तो इस हेल्दी बंदे के अंदर ही वैसे ही साइन सिम्टम आने लग गए जैसे उस पेशेंट के अंदर आ रहे थे या पहले नंबर वाले बंदे के अंदर आ रहे थे। जो पहले नंबर वाला बंदा है जिसको इन्फेक्शन था, इसे अपने कल्चर अलग किया ना, तो इसलिए इसको फॉर्मर बोल दिया, और ये दूसरा एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है अभी, तो इसके अंदर क्या है, साइन सिम्टम क्या आने लगे, सेम आने लगे। इसका मतलब जैसे इसके अंदर टीबी थी तो इसके अंदर भी कैसे साइन आएंगे, टीबी वाले ही। परसिस्टेंट कफ आएगा, स्पुटम के अंदर ब्लड आ जाएगा, लो ग्रेड फीवर आ जाएगा, वेट लॉस होने लग जाएगा, है ना। ये सारे साइन सिम्टम इसके अंदर आने लगे। अब इस बात से क्या मिला अपने को, अपने को मिला ये कि पर्टिकुलर एंटीजन है वो पर्टिकुलर ही डिजीज कॉज करेगा। तो पहली बात इसकी क्या होगी, बिल्कुल सत्य है। फिर आपको पता है वहां वो बैठा एक बंदा, वो बोला कि चलो पहली तो आपने तुक्का ताका मार के सेट कर दी होगी, लेकिन अब दूसरी बात है वो अप्लाई करके दिखाओ कि क्या वो सत्य है या नहीं है। तब इन्होंने क्या बोला कि नाउ री आइसोलेट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एनिमल एंड कल्चर इट। अब इन्होंने क्या बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, इससे माइक्रोऑर्गेनिज्म निकाल के रीआइसोलेट कर लो, एक्सपेरिमेंटल एनिमल से भी माइक्रोऑर्गेनिज्म निकाल के इसका क्या कर लो, कल्चर करवा लो। ठीक, इसका भी कल्चर हो गया। बोथ कल्चर शो सिमिलर ग्रोथ इन कल्चर मीडिया। अब इसने क्या बोला कि भाई जो कल्चर करवाया आपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल से भी दोबारा से कल्चर करवा लिया, ये कल्चर नंबर बी करवा लिया मान लो, तो इस कल्चर के अंदर जैसी ग्रोथ हो रही है इस कल्चर मीडिया में, सेम ग्रोथ ही इस कल्चर मीडिया में हो रही थी। क्योंकि अगर मान के चलो बॉडी के अंदर अगर अलग अलग एंटीबॉडी बनती तो क्या ये दोनों कल्चर मीडिया ग्रोथ सेम कर सकते थे? इनकी ग्रोथ का पैटर्न ही अलग हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिमिलर ग्रोथ कर रहे हैं ये कल्चर मीडिया के अंदर माइक्रोजोम, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के अंदर जो एंटीबॉडी बनी है वो भी सिमिलर है। इसका मतलब इसकी दूसरी बात भी क्या हो गई, सही हो गई कि भाई जो एंटीजन एंटर करेगा उसके अगेंस्ट सेम ही वो ही एंटीबॉडी बनेगी, कोई दूसरी बन के नहीं आएगी। क्लियर भी? तो ये टॉपिक क्या था अपना, कोस पास्टुलेट था। क्या था? कोच पास्टुलेट। ठीक है भाई, तो कोच फिनोमिना, कोच पास्टुलेट, ठीक है भाई, ये सारा अपना हो गया। अब उसके बाद अगर अपने और बात करें तो और के अंदर इसके अंदर आता है बैक्टीरियल ग्रोथ कराओ। ठीक है भाई, बैक्टीरियल ग्रोथ कराओ आगे वाला टॉपिक है। तो अब अपने टॉपिक की बात करते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कराओ। तो अपने क्या है,
बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर जैसे मान के चलो लैब के अंदर गए, उन्होंने सैंपल लिया, सैंपल लेके वो कल्चर करवाते हैं, फिर अपने को उसकी स्टडी करते हैं माइक्रोजम की, फिर 2-3 दिन बाद अपने को रिपोर्ट देते हैं। ठीक है भाई, कि ऐसे भी होती है 5-5 दिन भी रिपोर्ट के अंदर टाइम लग जाता है, ऐसी भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं। क्लियर। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के अंदर क्या करेंगे अपने, एक डेफिनेशन अगर बात करें बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की, तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की डेफिनेशन ये कहती है कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार करेंगे, एक कल्चर मीडिया तैयार करेंगे, उस मीडिया के अंदर क्या है, बैक्टीरिया की नीड के अकॉर्डिंग अपने क्या है न्यूट्रिशन डाल देंगे, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, उसकी पीएच मेंटेन करेंगे। ठीक, तो एक आर्टिफिशियल मीडियम अपने तैयार कर दिया। ठीक है, उस आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर बैक्टीरिया किस प्रकार ग्रो कर रहा है और उसकी ग्रोथ का जो पैटर्न है, कल्चर मीडिया के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ का जो पैटर्न है उसे अपने एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर देंगे। तो जैसे ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो उसे क्या बोल देंगे, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक है भी, कि उस कल्चर मीडिया के अंदर बैक्टीरिया ने किस प्रकार ग्रोथ की है। ठीक, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं तो उसके अंदर अलग अलग चीजें आती है। जैसे मान लो फेज है, एक तो कौन सी आ जाएगी, जैसे मान लो ये है, इधर तो टाइम, कि टाइम के साथ साथ बैक्टीरिया किस प्रकार ग्रोथ करता है। ठीक, और इधर है बैक्टीरिया की ग्रोथ, कि बैक्टीरिया किस प्रकार ग्रोथ करता है। ठीक, तो सबसे पहले इसके अंदर आती है लैग फेज। कौन सी, लैग फेज। लैग फेज के अंदर अपने क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल मीडियम तैयार कर लिया, इसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया की नीड के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन डाल लिया, इसकी पीएच मेंटेन कर ली, और इसके अंदर क्या डाल दिया अपने, बैक्टीरिया डाल दिया। तो लैग फेज के अंदर क्या करेंगे, लैग फेज के अंदर के बैक्टीरिया एडजस्ट इन न्यू इन्वायरमेंट। ठीक है, कि बैक्टीरिया क्या होगा, इस नए इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्ट होगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, इंक्रीज साइज ऑफ सेल, ये क्या करेगा, सेल के साइज को बढ़ा लेता है, सेल के साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कौन सी फेज में, लैग फेज में। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि बैक्टीरिया फॉर्म एंजाइम फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब इस फेज के अंदर बैक्टीरिया क्या करेगा भाई, एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, एंजाइम बनाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। ठीक, तो जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एंजाइम बन जाएंगे, अब बैक्टीरिया क्या है, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। तो लैग फेज के अंदर क्या है, बैक्टीरिया नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होता है। ठीक है, सेल के साइज को बढ़ाता है, और बैक्टीरिया क्या करेगा भाई जो ग्रोथ करने के लिए, जो मल्टीप्लाई करने के लिए वो क्या करेगा, वो बनाएगा एंजाइम। ठीक है अभी, तो ये सब चीजें इसके ऊपर डिपेंड होती है कि इनोकुलेशन कितना का है, साइज कितना के लिए बैक्टीरिया का अपने इसके अंदर, इन्वायरमेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सारी चीजें इसे प्रभावित करती है। तो इस फेज के अंदर बैक्टीरिया ने मल्टीप्लिकेशन किया, नहीं किया, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं किया तो अपने क्या लगा देते हैं कि ये रही भी लैग फेज। कौन सी, लैग फेज। क्लियर। उसके बाद दूसरी फेज स्टार्ट हो जाती है, कौन सी, दूसरी फेज होगी लॉग फेज। दिख जाएगा क्या भाई, लॉग फेज, ओह दिख जाएगा। लॉग फेज के अंदर क्या होगा, लॉग फेज के अंदर बैक्टीरिया स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन, बैक्टीरिया क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, और इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट। अब आपको पता है कल्चर मीडिया के अंदर पहले तो एक सेल थी, अब 2 सेल बन गई, 4 सेल बन गई, 8 सेल बन गई, इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन हुआ। मल्टीप्लिकेशन हुआ तो आपको पता है बैक्टीरिया की जो सेल है वो ज़्यादा हो गई, ज़्यादा होगी तो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक रेट है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है अभी, अब बैक्टीरिया की जो इसके अंदर बैक्टीरिया है उसके अंदर मोर्फोलॉजिकल भी चेंजेस आएंगे। क्या आएंगे, मोर्फोलॉजिकल
लॉजिकल चेंजेज, कहने का मतलब इसके साइज और शेप के अंदर चेंजेज आ जाएंगे, ठीक है, बदलाव आ जाएंगे। और आपको पता है इस फेज के अंदर, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि कौन सी फेज के अंदर बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करता है, तो हमेशा बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करेगा लॉग फेज के अंदर, ठीक। और दूसरा आपको पता है एंटीबायोटिक है वो सबसे ज्यादा असर करती है लॉग फेज में, क्या है, एंटीबायोटिक्स आर मोर सेंसिटिव इन दिस फेज, कि इस फेज के अंदर एंटीबायोटिक है वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है, क्लियर भी। तो इस फेज के अंदर बैक्टीरिया ने ग्रोथ की, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन किया ना, जब बैक्टीरिया ने इस फेज के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो ग्राफ गया ऊपर, तो ये कौन सी होगी, लॉग फेज, कौन सी, लॉग फेज, ठीक है अभी। अब तीसरी फेज आती है स्टेशनरी फेज, कौन सी, स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होता है कि स्टेशनरी फेज के अंदर हाँ क्या होगा, न्यूट्रिशन एज स्लोली डिक्रीज, क्यों, क्योंकि आपको पता है पहले तो एक बैक्टीरिया था उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन था, अब इसके अंदर बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो न्यूट्रिशन क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है अभी। और इंक्रीज टॉक्सिसिटी, ठीक है, बैक्टीरिया ने मल्टीप्लाई किया तो इसके अंदर टॉक्सिसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी स्टेशनरी फेज के अंदर, ठीक है अभी। और आपको पता है प्रोग्नोसी सेल है, नंबर है प्रोग्नोसी सेल, वो भी क्या है, कांस्टेंट रहेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर एक चीज और मैं बता देता हूं, क्या होता है स्टेशनरी फेज के अंदर, प्रोजेंसी सेल है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, स्टॉप दियर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि कितना करेगा जब न्यूट्रिशन ही नहीं रहेगा इसके पास, तो इसके अंदर क्या होगा, प्रोजेंसी सेल है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, और न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे कम हो गया, बैक्टीरिया के वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं जिसकी वजह से क्या हो जाएगा भी, यहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ गई, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने अब मल्टीप्लिकेशन करना स्टॉप कर दिया। अब आपको पता स्टॉप कर दिया तो इसमें ऐसे तो है नहीं कि बैक्टीरिया ने सडनली स्टॉप किया है मल्टीप्लिकेशन करना, बीच में थोड़ा स्लो किया फिर क्या है एकदम रुक गया, तो ये है ना ऐसे इस प्रकार आएगी अर्धचंद्राकार, ठीक है अभी। तो इसे कौन सी बोल दी, स्टेशनरी फेज, कौन सी, स्टेशनरी फेज, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है, जो अपनी नेक्स्ट फेज है, वो जो नेक्स्ट फेज है वो आती है, तो उसके अंदर अगर बात करें तो वो अपनी फेज आएगी, वो जो चौथी फेज है, लास्ट एंड फाइनल फेज, वो अपनी होती है कौन सी, 4 नंबर वाली डिक्लाइन फेज, कौन सी, डिक्लाइन फेज। तो डिक्लाइन फेज के अंदर देखो क्या होता है, हाँ, बैक्टीरिया ग्रोथ सीज, बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, ठीक है अभी। और न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कल्चर मीडिया में। और बैक्टीरिया स्टार्ट ऑटोलाइसिस, और बैक्टीरिया है वो क्या है, खुद ब खुद ही खत्म होने लग जाएंगे, और ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, न्यूट्रिशन खत्म, टॉक्सिसिटी इंक्रीज, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, डिक्रीज वाइबल काउंट, और जो जीवित बैक्टीरिया थे अब वो अपने आप ही क्या है, ऑटोलाइसिस होना स्टार्ट हो गया उनका, तो जो वाइबल काउंट है मतलब जो जीवित लाइव काउंट है वो क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, तो अब बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेगा, तो ये लाइन सीधी नीचे आ जाएगी, तो इसे क्या बोल दिया अपने, डिक्लाइन फेज, कौन सा, डिक्लाइन फेज। अब आपको पता है इसके अंदर अपने बात करें तो एक तो होती है टोटल काउंट, क्या होती है, टोटल काउंट। टोटल काउंट को कैसे काउंट करता है कि वाइबल प्लस नॉन वाइबल को जोड़ देते हैं, ठीक है, वाइबल प्लस नॉन वाइबल,
बैक्टीरिया को जोड़ देते हैं। वाइबल बैक्टीरिया वो होते हैं जो जीवित है, और नॉन वाइबल वो बैक्टीरिया जो डेड हो गए। क्लियर भी? तो ये इतने क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन है कल बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कल्चर मीडिया का, या फिर एक है स्टेनिंग है, स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है अभी, तो ये मैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टेनिंग टेक्निक वाला डाल रहा हूं।